नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प में एक ही मंथन स्वस्थ पशुधन। मैं डॉक्टर राजकुमार गामी आज आपके साथ में मुखातिब हूँ एक विषय के साथ जिसका नाम है अडर इडिमा। आप सब जानते हैं कि अडर इडिमा जो होता है वो पशुओं के थनों के और अडर के अंदर एक विशेष प्रकार की स्वेलिंग की वजह से होता है, जिस स्वेलिंग में न तो दर्द होता है न कोई दूसरी समस्या होती है। तो अडर इडिमा आखिर है क्या? पशुओं के थनों में अडर में लालिमा जो लालपन आ जाता है, जो स्वेलिंग आ जाती है, जो ब्याने से कुछ दिनों पूर्व या ब्याने के कुछ दिनों बाद देखने को मिलती है। तो अडर इडिमा में क्या होता है कि पशु के थनों में या चारों थनों में या कुछ एक दो थनों में या उसके अडर में या कभी थनों से लेके अडर से लेके नाभि तक एक सूजन आ जाती है, जिस सूजन को अगर आप दबाएंगे तो अंगूठे से दबाएंगे तो अंगूठों का निशान उसमें बन जाता है, पर दर्द नहीं होता है। आप किसान से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मेरे पशु को दूध निकालने में कोई तकलीफ नहीं आती, दूध भी अच्छा आता है, पर हाँ दूध कम आ रहा है और दूध अच्छा आ रहा है पर दर्द नहीं है। हाँ, दिक्कत यह है कि पशु जो है वो खाना पीना भी सही कर रहा है पर बैठ नहीं पा रहा है। तो अडर इडिमा में क्या होता है, जब पशु बैठने जाता है तो वो स्वेलिंग जो होती है, जब वो जमीन के संपर्क में आती है तो उससे एक दर्द महसूस होता है और एक बेचैनी जैसी महसूस होती है, तो वो वापस खड़ा हो जाता है। कभी कभी बैठ भी जाता है, कभी कभी बैठ के अचानक खड़ा भी हो जाता है। तो ये समस्या जो होती है, अगर आप देखेंगे तो इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है, पर अगर इसमें देरी की जाए, अगर इसमें बहुत समय लगा दिया जाए तो न चाहते हुए भी ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है पैथोलॉजिकल बन जाती है। तो पैथोलॉजिकल क्यों बन जाती है? क्योंकि इसका डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है। ये क्या होता है कि जब एडवांस प्रेगनेंसी होती है तो अडर की ग्रोथ के लिए वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई बढ़ा दी जाती है। बॉडी जो है वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई बढ़ा देती है। वेस्कुलर सप्लाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ के आसपास जो जितनी भी वेसल्स होती है वो फूल जाती है, वो मोटी हो जाती है। आप देखेंगे जो मिल्क वेन होती है वो भी अक्सर मोटी हो जाती है। अब क्या होता है कि जो अंदर फिटस है वो वेंट्रल साइड में टुवर्ड्स ग्रेविटी अपना कांस्टेंट प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वेसल्स जो है दब जाती है, और दबने की वजह से जैसे आपने देखा होगा कि कोई मोटर की नली चल रही है और अगर हम उस पर पैर रख दें तो वो एक साइड से फूल जाती है, और अगर उस मोटर अगर वहाँ से आप पाँव नहीं हटाए तो कभी कभी नली फट भी जाती है। वैसा ही यहाँ पे होता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी वो वेसल्स जो होती है वो इतनी फूल जाती है कि वो फट जाती है, या फिर अगर फटती नहीं है तो उनकी जो आसपास बाउंड्री होती है उसमें से फ्लूइड लीकेज होने लगता है। और ये जो सीपेज जो होता है, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है, उसका एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जाना थ्रू दिस सीपेज इज कॉल्ड अडर इडिमा, क्योंकि अब वो फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है। जो वेसल्स है उनके बाहर जो स्पेस है वो उसमें फ्लूइड दो जगह होता है, या तो इंट्रासेल्युलर होता है या इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होता है। अब ये क्या होता है कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है फ्लूइड की वो कम होती है, और ये जब बाहर सीपेज हो जाता है तो ये जो फ्लूइड है फिर बाद में इंट्रासेल्युलर भी जा सकता है। मतलब इंट्रासेल्युलर जब ये एक्यूमुलेट होता है तो सेल्स बर्स्ट भी हो सकती है। तो न चाहते हुए फिजियोलॉजिकल कंडीशन पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि ये जो सेल्स है वो जब रप्चर होगी तो वहाँ फिर स्वेलिंग डेवलप होगी, वहाँ पर पेन होगा। अक्सर क्या होता है, अडर इडिमा में दर्द नहीं होता है, पर जब लेटर स्टेज में जब ये कंडीशन बनती है कि सेल्स बर्स्ट होने लग जाए तो वहाँ पर पेन आ जाता है। तो ये होता है अडर इडिमा, जो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिससे घबराने की ज़्यादा बात नहीं होती है, पर घबराने की बात तब तक नहीं है जब तक हम इसको सही टाइम तक इसको ठीक कर लें। कभी कभी ये स्वतः ठीक हो जाता है, 8 से 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, और कभी कभी ये स्वतः ठीक होने की बजाय बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो कब जनी है ये? शुक्रवार के दिन है ना। शुक्रवार और आज हो गया सोमवार। हाँ। सोमवार, आज सोमवार का दिन हो गया, तो शनिवार रविवार सोमवार। अच्छा, तो ये जो इसका अडर है, मतलब ये जो वाड़ा है इसका, ये ब्याने से कितने दिन पहले से ऐसा होने लग गया था? सर ब्याने के 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले ऐसी स्थिति थी है ना। तो अभी क्या है, ये जो बीमारी है ना, ये इसलिए आती है क्योंकि जो पशु ज़्यादा दूध देता है तो उसकी जो नसें रहती है, सप्लाई जो रहता है दूध का, तो वो जो खून की नसें रहती है वो लीक होने लग जाती है और पानी क्या है नीचे इकट्ठा होने लगता है। इसमें क्या खासियत है इसकी, इसमें दर्द नहीं रहता है। आप इसमें दूध भी निकालते होंगे तो दर्द नहीं होता होगा, है ना, दर्द नहीं होता होगा। और इसको दबाते होंगे तो जैसे आटा गूंथते हैं अपन, तो आटा कैसा हो जाता है, ऐसा इसमें जैसे अंगूठा अगर दबा देंगे तो धीरे धीरे अंगूठे का निशान बन जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें चलती है इसमें। तो इसका ये जो समस्या है, इसका निदान अगर समय पे नहीं हुआ तो इससे जहरबाद बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि सूजन ये जो इस तरह की है तो इसमें क्या पूरा दूध खाली नहीं हो पाता है। जितनी इसके अंदर दूध इकट्ठा करने की क्षमता है, वो दूध पूरी बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है वो पर्याप्त नहीं बन पाती है। आपको कितना टाइम लगता है इसका दूध निकालने में? 15 से 20 मिनट लगे। 15 से 20 मिनट। हाँ, क्योंकि दूध भी ज़्यादा है। फेट क्या आ रहा है दूध का? 5 फेट आ रहा है। तो अभी तो वैसे दूध तो चीका आपने काढ़ा है, चीका निकाला अभी तो आपने, चीका इसको पिलाया?
यो थोड़ा बहुत पिया, सब ज्यादा नहीं इसको चीका ज़्यादा पिलाओ, है ना, हाँ। क्योंकि चीका ज़्यादा पिएगा तो पेट अच्छे से साफ होगा इसका और इसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको टाइम पर हम ठीक कर लें। तो इसके ट्रीटमेंट पर आप जाएंगे तो ट्रीटमेंट में आप किसान से हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा कि दूध दोहने में तो कोई समस्या नहीं आ रही है साहब, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा जानवर बिगड़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका एक आध आंचल चला जाए या फिर ये पूरी तरह से खराब हो जाए। तो एक डर की जो स्थिति है उसमें किसान को समझाना भी जरूरी है और ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिना ट्रीटमेंट किए ये कंडीशन हमेशा ठीक हो ही जाती है, ट्रीटमेंट कभी कभी आवश्यक हो जाता है। तो आवश्यक होने की स्थिति में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है कि जो थन या अडर के आसपास फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम वहाँ से राइड ऑफ करें, उसको वहाँ से हम हटाएं। उसको हटाने के लिए हमें डायूरेटिक्स का यूज़ करना होता है। बॉडी के अंदर कहीं भी जहाँ भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसके लिए हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो हमें लेसिक्स का इंजेक्शन लगाने हैं। 50 किलो वजन पे 1 से 1.5 ml लगाना है। जैसे आपका पशु जो है 500 किलो का है तो आप उसको 10 ml फ्लूइड लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी वहाँ से फ्लूइड हटने लगेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई कि अगर ये टाइम इसको 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि ये जो पेरीवास्कुलर लीकेज हुआ है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्यूमुलेट हुआ है, उसकी वजह से सेल्स में भी इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड है वो बढ़ता है और सेल्स बस्ट होकर डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर फिर एक रिएक्शन होती है और स्वेलिंग डेवलप होती है। तो फिर नसेट्स का भी यूज़ करते हैं। अन्यथा नसेट्स अगर स्टार्टिंग में आप डील कर रहे हैं इससे तो आप बिल्कुल नसेट्स मत यूज़ कीजिए। मुझे बिल्कुल मेरा अनुभव ये कहता है कि शुरुआत में इसमें नसेट्स यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर बाद में अगर आप है ऐसी स्थिति तो आप फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन जरूर दें। 10 ml से 15 ml के बीच में आप इंट्रामस्कुलर बड़े पशु को जरूर लगाएं। अगर बकरी वगैरह है तो आप 1 से 1.5 ml 2 ml करीब 1.5 ml करीब 2 ml करीब आप फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन लगाएं। इससे क्या होगा कि जो स्वेलिंग इंड्यूस हुई है सेल्स की लाइसिस की वजह से वो वहीं पे कवर अप हो जाएगी। अब क्या होता है कि अडर जो होता है उसका जो उसकी जो साइटोलॉजी है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसमें विटामिन एच का बहुत महत्व है। तो विटामिन एच का सप्लीमेंटेशन यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप इंटाविटा एच इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इंटाविटा एच जो है वो काफ़ी लाभकारी है यहाँ पे। और इसके साथ में अगर आप इंटाविटा एच में नहीं जाते हैं, विटामिन ADE-H में नहीं जाते हैं और प्लेन एच देते हैं तो उसके और भी अच्छे फायदे हैं। तो पेरीमडू जो करके विटामिन एच का सप्लीमेंटेशन आता है उसको आप ब्याने के 10-15 दिन पहले शुरू कर दीजिए और ब्याने के 10-15 दिन बाद तक उसको देते रहिए। इससे क्या होगा, अडर आपका बहुत अच्छा डेवलप होगा। और अडर जब डेवलप होगा तो अडर के अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई है वो प्रॉपर जब वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर जोन ऑफ कंप्रेशन जो है उसको राइड ऑफ करने के लिए टिश्यू ग्रोथ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली ईडिमा बनने के चांसेस कम होंगे। तो विटामिन एच जरूर सप्लीमेंट कीजिए। पेरीमडू एलम्बिक का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 10 ml प्रतिदिन दीजिए, इसको 8-10 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए ब्याने के पहले, और ब्याने के बाद भी आप 10-15 दिन दे सकते हैं। तो इससे आपके चांसेस जो अडर ईडिमा के उसको काउंटर ऑफ करने की सारी बातें जो हैं वो मददगार साबित होगी। इसके साथ में आप लहसुन और धनिया, ये 2 चीज़ें हर्बल थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लहसुन जो है वो करीबन 20-30 ग्राम लहसुन सुबह, 20-30 ग्राम लहसुन शाम को आप इसको पीस कर और हल्दी में मिलाकर जरूर दें। 1 मुट्ठी हल्दी में मिलाकर इसको दें और साथ में हरा धनिया पशु को खिलाएं। इससे क्या होगा, ये भी एक डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। और लहसुन जो होता है इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है, तो ये ब्लड वेस्कुलर जो सप्लाई होती है अडर में उसको फास्ट कर देती है। आप ये चीज़ कर सकते हैं, इससे मदद मिलेगी। और थन की जो है आप गर्म सिकाई करवा सकते हैं। गर्म सिकाई में आप क्या, मैग्नीशियम सल्फेट जो है गर्म पानी में घोल लें और उसका हॉट मसाज आप कीजिए, हॉट स्प्रिंकल कीजिए उस पर, उस पानी को आप उसके ऊपर छाटिए, 10-15 मिनट लगातार छाटिए। ऐसा मत कीजिए एक बार छाट दिया और छोड़ दिया, आप उसको कंटिन्यूस छाटते रहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, मतलब ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो मुझे भरोसा है कि अडर ईडिमा जो है काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अडर ईडिमा में जो ईडिमा है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगता है और एक जगह जाकर एक ऐसा फफोले जैसा बन जाता है ना। तो उस फफोले की स्थिति में क्या कीजिए, उसको पंक्चर कर दीजिए तो वहाँ से फ्लूइड निकल जाएगा। फफोला मतलब मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर एक लेयर पतली सी बिल्कुल झिल्ली टाइप रहेगी और उसके अंदर पानी इकट्ठा रहेगा। आप उसको सुई से प्रिक करेंगे, इतने में वो पानी वहाँ से बस्ट होके बाहर आ जाएगा।
तो उसके बाद में फिर उस जगह पे आप बिटाडिन लगा दीजिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा। आप साथ में आप अडर पर इन चीज़ों को लगाने के साथ में पेन आउट जैसी क्रीम से मालिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा और उसके साथ में मिल्किंग जो है वो आसान हो जाएगी, मिल्किंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पेन आउट की 2 टेबलेट्स मिल्किंग करने के पहले दे सकते हैं। और अगर फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन लग चुका है तो फिर दिन भर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको डेली यही लगवाना है। साथ में आप एंटीहिस्टामिनिक के तौर पे आप CPM दीजिए 10-15 ml प्रतिदिन दीजिए। 3-4 दिन तक आप देंगे तो कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस बात के लिए आपको डॉक्टरों पर निर्भर रहना ज़रूरी है? नहीं, आपको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पर डॉक्टर से फ़ोन पर कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे कंडीशन समझ के आपका बेहतर क्या इलाज हो सकता है वो बता सकता है। तो आपको फिर भी अगर आपको पता है कि अभी ब्याहने के बाद में मेरे पशु के चारों आंचलों से अच्छा दूध आ रहा है, फ्रेश दूध आ रहा है और जो स्वेलिंग है उसको दबाने में कोई दर्द नहीं है, और आप अगर पूरी तरीके से आपको विश्वास हो गया है कि ये अडर इडिमा है, जिसे गाँव की भाषा में अलसिया भी बोलते हैं या लालिमा भी बोलते हैं, तो आप स्वयं अपने पशु को गोलियाँ खिलाकर भी इस बीमारी का उपचार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में लेसिक्स की टेबलेट आती है, तो टेबलेट जो होती है उसकी 10 टेबलेट जो है आपके पशु को आपको 2 से 3 दिन लगातार देना है। इसके साथ में आप आजकल जो है मैग्लोजेसिक बोलस आते हैं, मैग्लोजेसिक बोलस 1 बोलस आपको रोज देना है, वो 3-4 दिन तक देना है, और सुबह शाम 1 बोलस आप दे सकते हैं, 3-4 दिन तक देंगे। उसके साथ में मेविल टेबलेट आती है, तो ये टेबलेट भी आप 1 सुबह शाम देंगे, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर अपने पशु को ठीक कर लेंगे। हो सकता है 2 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है 3 दिन में ठीक हो जाए। तो हर बात के लिए आप जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन लगवाएं, बिना इंजेक्शन लगवाए भी पशु का उपचार किया जा सकता है। आप मेडिकेशन जो है, आप कंसल्टेशन जो है आप फ़ोन पर ले सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और पशुओं को बोलस खिलाना, गोलियां खिलाना बहुत आसान है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि फील्ड में मेरे द्वारा जब पशु को गोलियां खिलाई जाएगी तो आपको पूरा प्रक्रिया बताई जाएगी कि इस तरीके से अगर पशु को गोली खिलाएंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, पशु आपका जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और इंजेक्शन लगने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान है। अगर पशु को प्रॉपर स्टेन करके आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो कभी कभी गर्दन में सूजन आ जाती है, और वो सूजन महीनों तक चलती है, कई दिनों तक चलती है, और उसकी वजह से पशु जो है गर्दन ऊपर नीचे करने में भी उससे समस्या आती है। तो आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसके उपचार के लिए आप बोलस फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, गोलियों के रूप में भी जा सकते हैं और इसको पशु को स्वस्थ कर सकते हो। तो ये मेरी पूरी बातें जो थी, ये जानकारी जो थी वो एजुकेट करने के लिए थी मेरी कम्युनिटी के लोगों को भी जो पशु चिकित्सक हैं, और साथ में मैं किसानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपडेट रहिए, पशु चिकित्सकों से कंसल्टेशन लीजिए और ट्राई कीजिए कि आप पशु को गोलियों के रूप में मेडिकेशन कर सकें, आप उनको गोलियां खिलाना सीख सकें। अब अगर आपको गोलियां खिलाना आ जाएगी तो आपको हर बार पशु चिकित्सक का कई समय तक इंतजार करना पड़ता है, वो न करना पड़े। जनरली क्या है, कुछ कंडीशन तो ऐसी होती है जिसमें आना जरूरी हो जाता है, पर कुछ कंडीशन जो है जिसको फ़ोन पर भी आप एडवाइस लेके ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरी पहल है कि मैं अपने किसान भाइयों को इन बारे में एजुकेट करूँ, इस बारे में एजुकेट करूँ कि वो कैसे अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और इस समस्या से, अडर इडिमा की समस्या से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।